नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं, जिसका टॉपिक है पवन, तूफान और चक्रवात। उड़ीसा के तट को 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात ने क्रॉस किया था। इसका पवन वेग लगभग 200 किलोमीटर प्रति आवर था और इसने लगभग 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया, जिससे लगभग 7 लाख लोग बेघर हो गए। उसी वर्ष 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर प्रति आवर के पवन वेग से एक और चक्रवात उड़ीसा के अंतर्गत आया। इसके साथ ही लगभग 9 मीटर ऊंची समुद्री लहरें भी तट से टकराई। इसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, करोड़ों रुपयों की संपत्ति नष्ट हो गई और इसने कृषि, परिवहन, संचार और विद्युत की जो सप्लाई है उसे भी प्रभावित किया। चित्र 8.1 में उड़ीसा के समुद्र तट की ओर बनने वाले किसी चक्रवात का एक उपग्रह या सैटेलाइट के द्वारा चित्र लिया गया है और इसे हमें प्रदान किया है भारत मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली के माध्यम से। यहाँ पर ये जो गोल घेरे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इस चक्रवात की तीव्रता को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा, ये चक्रवात होते क्या हैं, कैसे बनते हैं और ये इतना विनाश क्यों करते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम इन्हीं के बारे में और इनसे संबंधित कुछ अन्य बातों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमें बात करनी है पवन की। आखिर पवन होता क्या है। वैसे तो हम जानते हैं हमारे आसपास बहुत सारी वायु है, किसी खाली स्थान पर भी वायु है, किसी बॉक्स के अंदर, किसी भी पदार्थ के अंदर वायु उपस्थित हो सकती है। जब यह वायु गतिशील हो जाए तब वह पवन कहलाती है, अर्थात गतिशील वायु को ही हम पवन कहते हैं। इस चैप्टर में हमारा पहला टॉपिक है वायु का दाब। क्या वायु दबाव डालती है, आइए अध्ययन करते हैं। इसके लिए हमें एक छोटा सा क्रियाकलाप करना है। इस क्रियाकलाप के लिए लगभग हमें एक छोटा सा ढक्कन वाला टिन का डब्बा लेना है और इसे पानी से आधा भरकर मोमबत्ती की लो पर तब तक गर्म करना है जब तक कि पानी उबलने लग जाए। जैसे ही पानी उबलने शुरू होता है तो कुछ समय बाद इसे ढक्कन लगा करके कसकर बंद कर देना है और इसे अन्य पात्र में रख देना है। अभी तक इस डब्बे की जो शेप है, जो आकार है, वो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही बना हुआ है। जैसे ही हम इस पर फ्रिज से निकाला हुआ ठंडा पानी डाल देते हैं, वैसे ही हम देखते हैं कि ये टीन का डब्बा अपने आकार को बदल देता है और सिकुड़ करके कुछ इस प्रकार का हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, आइए पता लगाते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब इस पानी को गर्म किया गया तो इस टीन के डब्बे के अंदर की जो वायु थी वो गर्म हो गई और ऊपर की ओर उठ गई। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये पानी, इसके गर्म पानी के कारण हवाओं ने ऊपर उठना शुरू कर दिया। जैसे ही इस पर ठंडा पानी डाला गया वैसे ही ये गर्म हवा संघनित हो गई और जल की छोटी छोटी बूंदों में बदल करके और उसी पात्र में मिल गई। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे इसके अंदर की वायु की मात्रा कम हो गई। वायु की मात्रा कम होने का तात्पर्य है इसके अंदर वायु का दबाव कम हो गया। इस कम दबाव को पूरा करने के लिए डिब्बे के बाहर उपस्थित जो वायु है वो इसके अंदर घुसने का या इसके स्थान को पाने का प्रयास करने लग जाती है। तो ऐसा होने के कारण आसपास की वायु इस टीन के जो दीवारें हैं उस पर दबाव डालने लग जाती है और टीन जो है वो सिकुड़ जाता है। ऐसा ही हम देख सकते हैं किसी पतंग को उड़ाते समय। जब हम पतंग को उड़ाते हैं तो उस पतंग से पीछे से आती हुई जो हवा है वो उसे उड़ाने में हमारी सहायता करती है। जब किसी साइकिल को हम जो पवन की जो दिशा है, वायु की दिशा के प्रतिकूल यदि हम उसे चलाते हैं तो हमें उस पर अधिक परेशानी होती है, कठिनाई का अनुभव होता है। इसे मेंटेन करने के लिए हमें कई बार साइकिल के टायर को कसा हुआ रखने के लिए उसकी ट्यूब में हवा भी भरनी पड़ती है। आपने ये तो देखा ही होगा, जब साइकिल के टायर की हवा सही नहीं होती तब उस पर हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। जैसे ही हम उस टायर की ट्यूब को हवा से पूरी तरह भर देते हैं तो साइकिल हल्की हो जाती है और उसे चलाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सेकंड पॉइंट है पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे प्रयोग करने हैं। सबसे पहले एक प्रयोग हमें करना है जो आप अपने घरों में आसानी से कर सकते हैं। एक प्लास्टिक की बोतल को लेकर के उसके मुख पर कागज़ से बनी हुई एक छोटी सी गेंद रखनी है और उसके मुख के
पास, उस बॉटल के मुख के पास अपना मुख ले जाकर उस पर फूंक मारनी है। जब हम इसे 2-3 बार प्रयास करते हैं तब हम देखते हैं ये बोतल के मुख पर रखी हुई जो कागज़ की गेंद है वो अंदर जाने के बजाय पुनः उसी के मुख पर आकर के रुक जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब हम इस पर फूंक मारते हैं तब हमारे मुंह से निकलने वाली जो वायु का वेग है वो वायु का वेग अधिक हो जाता है और अधिक हो जाने के कारण इसके आसपास का जो वायु का दबाव है वो हो जाता है कम। जैसे ही हमने इस पर फूंक मारी तो वायु का वेग अधिक होने से इस जो गेंद है इसको पीछे की ओर धकेला जाता है, लेकिन बोतल के अंदर वायु का दबाव अधिक होने से यह हवा पीछे से आगे की ओर बढ़ने लग जाती है, जिससे गेंद पुनः इस बोतल के पिछले सिरे से टकरा करके और इसके मुख पर आकर के रुक जाती है। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण है वायु का दबाव। एक और क्रियाकलाप इसके लिए हम करते हैं गुब्बारों को फुला करके। हमें 2 समान आकार के गुब्बारे लेकर उसमें थोड़ा सा पानी भरना है और उसे फुलाकर लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर दूर एक छड़ी पर लटका देना है। जब हम इसके बीच में आकर के फूंक मारते हैं तब गुब्बारे पास पास आते हैं। आखिर ऐसा क्यों? यहाँ पर भी वही प्रक्रिया होती है। मुंह से निकलने वाली वायु का वेग अधिक होता है, जिससे कि वहाँ पर वायु का दबाव कम हो जाता है। गुब्बारों के बीच में वायु कम हो जाने से आसपास की हवा उस स्थान को भरने के लिए आती है और गुब्बारों को एक दूसरे के पास ले आती है। इसी वजह से ये गुब्बारे आपस में एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। तीसरा प्रयोग हम अपनी कक्षाओं में बहुत ही इजीली करते रहते हैं। हम एक कागज़ की छोटी सी पतली सी पट्टी को लेकर यदि उसे अपने मुख के अंदर दबा करके और उस पर ज़ोर से फूंक मारते हैं तब हम देखते हैं इसकी जो स्थिति है वो लगभग मिडिल साइड में होती है, यानी कि पट्टी थोड़ी सी ऊपर होती है और थोड़ी सी नीची, लेकिन फिर बाद में जाकर मध्य स्थिति की ओर आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हम इस पर वेग डालते हैं, इस पर फूंक मारते हैं, तो पवन का वेग या वायु का वेग अधिक होने से वहाँ पर आसपास वायु का दबाव कम हो जाता है और इस कम वायु दाब को पूरा करने के लिए आसपास से हवाएं उस ओर आने लगती है और इस कागज़ की पट्टी को हिलाने लग जाती हैं। तो इन तीनों बातों से हमें एक बात पता चलती है कि पवन का वेग बढ़ने से वायु का जो दबाव है वो घट जाता है। इसके साथ है एक और लाइन पर आप जोड़ दें। यहाँ पर लिखा है पवन सदैव अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र से कम वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। अब आप सोचिए, ये कोई स्थान है, इस स्थान पर दो प्रकार के पदार्थों का दबाव है। एक भाग में जो वायु का दाब है वो कम है, यानी कि यहाँ पर अपेक्षाकृत कम वायु भरी हुई है, जबकि इस वाले भाग में वायु का दाब अधिक है। यहाँ पर वायु के कणों की मात्रा भी अधिक है। हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये जो लाल वाला भाग है यहाँ पे कणों की मात्रा अधिक है, जबकि नीले वाले भाग में कणों की मात्रा कम है। अब आप सोचिए ये किस ओर से किस ओर की ओर जाना पसंद करेंगे? जहाँ पर वायु के कम कण उपस्थित है वहाँ पर अधिक कण धीरे धीरे जाना शुरू कर देंगे, यानी कि अधिक वायुदाब वाले स्थान से कम वायुदाब वाले स्थान की ओर किसी वायु का गमन होता है। तो हम कह सकते हैं पवन सदैव अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र से कम वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। इसी अधिक वायुदाब के कारण कभी कभी जब हवा तेज गति से बहती है तो जो कच्चे घर हैं उनकी जो खपरेल है, उनकी जो कच्चे घरों की जो छत है वो उड़ जाती है। अगला पॉइंट है गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। इसके लिए भी हमें एक छोटा सा प्रयोग करना है। एक क्वथन नली या एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है और इसके सिरे पर एक गुब्बारे को कसकर के टेप या धागे की सहायता से अच्छी से और लगा देना है। इसे एक बीकर में गर्म पानी में रख देना है। गुब्बारा बीकर से बाहर ही होना चाहिए। लगभग 2 से
3 मिनट के लिए जब हम इसे गर्म पानी में रखते हैं तो हम देखते हैं गुब्बारे का जो ऊपरी सिरा है वो फूल जाता है और उठ जाता है। इसका कारण है कि इस परख नली की जो हवा थी वो पी कर के गर्म पानी के कारण गर्म हो जाती है और ऊपर की ओर उठने लग जाती है। ऊपर की ओर उठने से ये गुब्बारे के ऊपरी भाग में भर जाती है और गुब्बारा फूल जाता है। यदि इसी बॉइलिंग ट्यूब को यदि हम अब ठंडे पानी में रख दें तो यह गुब्बारा वापस सिकुड़ जाता है, क्योंकि गर्म हुई हवा वापस कैसी हो जाती है, ठंडी, और ये नीचे की ओर आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो गर्म वायु है वो हमेशा कौन सी दिशा की ओर मूव करती है, वो हमेशा ऊपर की ओर गति करती है। इसको हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं, जैसे कि पूजा घर में जब हम पूजा करते हैं तो हम अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं। अगरबत्ती को जलाते समय उसके धुएं को यदि हम ध्यान से देखें तो वो धुआं भी हमें ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई दे। इसी प्रकार से जितनी भी गर्म वस्तुएं हैं, धुआं है, उन सबको यदि हम देखें तो वो हमें ऊपर की ओर जाता महसूस होता है, दिखाई देता है, क्योंकि वो गर्म होता है। तो हम कह सकते हैं गर्म वायु कहाँ पर प्रवेश करती है, कहाँ की ओर प्रसारित होती है, ऊपर की ओर, जबकि ठंडी वायु नीचे की ओर रहती है। आशा करते हैं आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। इसके आगे की जो चर्चा है वो हम इसके अगले पार्ट में करने वाले हैं। धन्यवाद।